अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन स्टडी टाइम। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 ट्रांजिशन मेटल्स या एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस कर रहे हैं मुख्तलिफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। बेसिकली इससे रिलेटेड बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नॉर्मली खास तौर पे जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो उसकी ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ को की वजह है या रिफ्लेक्ट करती हैं, जैसे मैग्नेटिक बिहेवियर है या लॉ फॉर्मेशन है, ये सारी डिस्कस होती हैं। लेकिन आपको उसके लिए हर डी ब्लॉक एलिमेंट की कम से कम जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो स्कैंडियम से जिंक तक है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। देखिए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो स्कैंडियम से जिंक तक है, 10 एलिमेंट है, आपको पता होगा। तो ये ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं ये एटॉमिक नंबर 21 से एटॉमिक नंबर 30 तक, और आपकी जो टेक्स्ट बुक है वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को ही कवर करती है। तो नॉर्मली जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो जो रूल फॉलो किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, वो फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, उसे कहा जाता है ऑप्पा प्रिंसिपल। और भी रूल है जिनकी मदद से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं डिफरेंट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की, लेकिन उसके जो बेसिक रूल है वो ऑप्पा है। या एक और रूल भी हो सकता है जिसकी मदद से की जा सकती है, उसे कहा जाता है n+ रूल्स। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको स्कैंडियम 21 की लिख देता हूँ, विच इज इक्वल टू 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। जो ऑब्जर्व करने वाली बात है यहाँ पर वो इसके आउटर मोस्ट शेल की, जो इसका आउटर मोस्ट शेल है उसकी जो फिलिंग है वो 4s और 3d में साइमल्टेनियसली हो रही है। या आप यूँ कह सकते हैं कि 4s फिल्म बिफोर 3d ऑर्बिटल। इसका रीज़न ये है, एक तो रीज़न इस रूल को जानने के बाद भी आप दे सकते हैं कि अगर n+l की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग पहले होगी। जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप 4s के लिए इलेक्ट्रॉन n+l की वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो इसका एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो इसका कोफिशिएंट है 4 है, और s के लिए l की वैल्यू 0 होगी, तो ये वैल्यू आ गई 4। और 3d के लिए अगर आप कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू हो जाएगी 3, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, और d ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 2 होती है। तो क्योंकि n+l की वैल्यू 4s के लिए 4 है, 3d के लिए 5 है, तो जो स्मॉलर वैल्यू है उस वैल्यू की वजह से 4s को 3d से पहले। लेकिन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी या ऑप्पा प्रिंसिपल की बात करें तो 4s की एनर्जी 3d से स्लाइटली कम होती है, जिसकी वजह से 4s को 3d से पहले फिल किया जाता है। तो यूँ ये फिल हो जाती है कि एक और जगह जाके थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आती है, और वो है क्रोमियम 24 के लिए। क्रोमियम 24 में जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन तो यही रहेगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यहाँ पे मैं 4s और 3d को बॉक्स की शक्ल में लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया दे सकूँ। ये 4s है और 3d के 5 ऑर्बिटल होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं 1 2 3 4 5। 24 के लिए यहाँ तक आप देख लें, काउंट कर लें, इसकी पावर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये 2 + 2 + 6, तो यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं। और नॉर्मली तो होना ये चाहिए था कि आप जिस ऑर्डर में फिल कर रहे होते हैं तो 4s की मैक्सिमम कैपेबिलिटी होती है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है। तो 4s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट किए जा सकते हैं, बाकी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को
वुंड्स रूल की प्रॉपर्टी है, एम्प्टी ऑर्बिटल में सिंगली ऑक्युपाइड होते हैं। आप ये कर सकते हैं कि इनको सिंगली ऑक्युपाइड होने की वजह से यहाँ फिल कर सकते हैं। यूं एक एम्प्टी ऑर्बिटल रह जाता है डी में, लेकिन एक एडिशनल स्टेबिलिटी की खातिर आप हमेशा याद रखें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल समझी जाती है जिसमें कोई ऑर्बिटल जो है या तो हाफ फील्ड हो, हाफ फील्ड से मुराद ये है कि उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, या फिर फुल फील्ड हो। फुल फील्ड का मतलब ये है कि उसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो पूरी हो। एस की टोटल कैपेसिटी 2 है, तो यहाँ ये फुल फील्ड ऑलरेडी है, लेकिन डी की टोटल कैपेसिटी जो है 10 है, और अगर इस सारे ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन हो तो ये 5 इलेक्ट्रॉन के साथ हाफ फील्ड हो जाता है। क्योंकि एनर्जी का बहुत थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, तो पेयरिंग एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 4s से ट्रांसफर हो जाएगा 3d में, और ट्रांसफर होने के बाद यहाँ सिंगल ऑक्युपाइड रहेगा 4s, और 3d में एक इलेक्ट्रॉन मजीद मूव कर जाएगा। या समझ लें आप 4s से शिफ्ट हो गया। अब इस सूरत में क्या हुआ कि 4s की टोटल कैपेसिटी 2 थी, सिंगल इलेक्ट्रॉन की वजह से ये हाफ फील्ड हो गया। 3d की टोटल कैपेसिटी 10 थी, और सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइड होने की वजह से ये भी 5 हो गया। तो इस तरह ये 5 इलेक्ट्रॉन्स के साथ हाफ फील्ड हो गया, और ये 4s इलेक्ट्रॉन के साथ ये भी हाफ फील्ड हो गया। तो दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू एनी अदर कॉन्फ़िगरेशन। दैट्स वाई क्रोमियम के केस में ये होता है। ये केस आपको इन टर्म्स ऑफ ये कॉपर भी मिल सकता है, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखी जाए तो उसके आउटर मोस्ट शेल में देखें कितने आ सकते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। इसी तरह 4s के लिए आप कॉन्फ़िगरेशन लिख लें, उसमें ये जो है अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखी तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है 4s में आ जाएंगे, और बाकी जो है 9 इलेक्ट्रॉन जो है वो 3d में शिफ्ट हो जाएंगे। अब जस्ट लाइक क्रोमियम, सिमिलरली कॉपर 29 में भी अगर आप देखें कि क्योंकि डी ऑर्बिटल की टोटल कैपेसिटी 10 की है और इसके अंदर 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि 4s में उनकी टोटल कैपेसिटी 2 की है और इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो ये तो फुलफिल्ड है, लेकिन ये जो है 9 इलेक्ट्रॉन के साथ फुलफिल्ड नहीं है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जिस तरह क्रोमियम में 4s से 1 इलेक्ट्रॉन जो है 3d में शिफ्ट हुआ, सिमिलरली यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 4s से 3d में शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो d की टोटल कैपेसिटी है वो 10 हो जाएगी और 4s हाफ फील्ड हो जाएगा। तो ये हाफ फील्ड और ये फुल फील्ड, ये दोनों मिलकर एक दूसरे को स्टेबल करते हैं, इसलिए कॉपर 29 में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मोलिब्डेनम 42 और सिल्वर 47 की कॉन्फ़िगरेशन जो है इन दो एलिमेंट की कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि आपको आइडिया हो कि यहाँ पर क्रोमियम और कॉपर, मोलिब्डेनम और सिल्वर में इन चारों केसेस के अंदर क्या डिफरेंस है बाकी तमाम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि कोई एलिमेंट जो है उसकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन के बजाय, नॉर्मली अक्सर ऐसा होता है कि ग्राउंड के बजाय किसी आयन की कॉन्फ़िगरेशन लिखी है।
ये न्यूट्रल है। तो अगर आयन की सूरत में फिर क्या होगा, जैसा कि मैंने डिस्कस किया, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो 4s में पहले फिल होता है और 3d में बाद में होता है। तो अगर मैं किसी आयन के लिए लिख रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कॉपर के लिए लिख रहा हूँ, इसका एटॉमिक नंबर 29 है, तो अगर मैं इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ तो इसके वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या हो जाएगी, जो 4s अभी डिस्कस किया हमने, 4s1 और 3d9 10। तो 3d10 होने की सूरत में यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, लेकिन 10 इलेक्ट्रॉनों के साथ ये स्टेबल है। लेकिन अगर कॉपर एक पॉजिटिव आयन की कंडीशन में मौजूद है, तो कॉपर आयन में अब देखना ये है कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से लूज हो जाता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो ये 4s और 3d के किस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर स्टूडेंट जो है वो पेपर में भी गलत लिख देते हैं। तो याद रखें कि एनर्जी ऑफ 4s लेस देन 3d, तो जिसकी एनर्जी लेस होगी इलेक्ट्रॉन पहले उसी ऑर्बिटल से रिमूव होगा। यानी कि अगर कॉपर आयन है तो उसमें सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जब तक 3d से पहले 4s का इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, तो यूं इसी कॉन्फ़िगरेशन जो लास्ट में लिखी जाएगी इसके आउटर मोस्ट शेल से, वो 10 इलेक्ट्रॉनों के लिए तो होगी, लेकिन ये सारे के सारे d ऑर्बिटल में मौजूद होंगे और जो 4s है वो एम्प्टी हो जाएगा। तो ये बात आप ध्यान में रखें कि किसी भी ट्रांजिशन मेटल आयन के लिए अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखी जा रही है तो हमेशा उसकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव करें जो लेस एनर्जी का ऑर्बिटल है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, एक एग्जांपल और भी देख सकते हैं, आयरन 2+ की, ऐसे फेरस आयन भी कहा जाता है, इसका एटॉमिक नंबर जो है 26 है। तो अगर 26 के आउटर मोस्ट शेल की लिखूँ मैं कॉन्फ़िगरेशन, तो ये 4s2 और यहाँ 3d6 हो जाएगा। तो 3d6 में पहले हुंस रूल को फॉलो करें सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ, और फिर इसमें एक इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग में शो कर दें। इससे आपको पता चल जाएगा कि इसके d में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन। अब इस तरह 26 इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, लेकिन जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि आयरन के ऊपर 2+ चार्ज है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव करने। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हो तो अब ये डिसाइड करना है कि आए ये 4s से रिमूव होंगे या 3d से। तो 4s की कॉन्फ़िगरेशन, 4s की जो एनर्जी है वो 3d से कम है, लिहाजा ये दो इलेक्ट्रॉन 4s से पहले रिमूव हो जाएंगे। इसकी कॉन्फ़िगरेशन में 4s0 और 3d6 आ जाएगा। ये d6 के साथ कॉन्फ़िगरेशन होती है। अगर आप इसके एक दूसरे आयन को लें जो कि Fe3+ है, तो Fe3+ का भी एटॉमिक नंबर जाहिर बात है 26 ही होगा, लेकिन इसका थर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 4s अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है Fe2+ में, तो अगर 3+ है तो इसका मतलब है 2 तो यहाँ से रिमूव हो गए और इसका तीसरा इलेक्ट्रॉन फिर लाजमी d से रिमूव होगा, और इसी वजह से t की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन d3 की क्या हो जाएगी, इस तरह से लिखी जा सकती है। एक बात यहाँ पर और ऑब्जर्व करें आप कि जो मैग्नेटिक बिहेवियर है किसी भी एलिमेंट का, वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड कर रहा है कि जिसमें जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ज़्यादा मैग्नेटिक होगा। तो अब क्योंकि Fe3 है, 4s से 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं और d6 में भी एक इलेक्ट्रॉन और कम हो गया,
इस सारे में 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए ये ज़्यादा मैग्नेटिक है एज कंपेयर टू आयरन 2+। तो ये मैग्नेटिक बिहेवियर अगर देखना हो तो वो उस तरह देखा जा सकता है कि जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ज़्यादा कोई भी एलिमेंट जो है वो मैग्नेटिक हो सकता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसमें ज़्यादातर यही बात देखी जाती है। दूसरा, कलर्ड जो कंपाउंड होते हैं उसकी जो रीज़न है वो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि कॉपर 2+ जो है ब्लू कलर का होता है, उसमें लाजमी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कोई भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ कभी भी कलर्ड कंपाउंड नहीं बना सकता। जैसे इसके लिए अगर मैं जिंक की कॉम्बिनेशन लिखूं तो जिंक जो है इसका एटॉमिक नंबर 30 है। जब 30 की वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाएगी तो उसके 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3d में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्योंकि यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट हो गए, लिहाजा इसके पास कोई भी एबिलिटी नहीं है कि ये अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को किसी हायर एनर्जी ऑर्बिटल में प्रोमोट कर सके। तो ऐसी सूरत में जिंक जो है वो कलरलेस कंपाउंड बनाता है, यानी कि इसके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हो सकती। यहाँ पर अगर हम ये देखें तो 2 रीज़न वाज़े तौर पर नज़र आ रहे हैं कि किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि ये नज़र आ रहा है, तो वो मैग्नेटिक बिहेवियर भी शो करेगा और कलर भी शो करेगा। और जहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है, यानी कंप्लीट से मुराद क्या है कि उसकी तमाम ऑर्बिटल फील्ड ऑर्बिटल है, उसमें गुंजाइश नहीं है कि मज़ीद किसी इलेक्ट्रॉन की एडिशन हो सके या प्रोमोट हो सके अपने हायर एनर्जी ऑर्बिटल में। तो ऐसी सूरत में वो जो कंपाउंड बनाएगा कलरलेस बनाएगा। तो ये 2 रीज़न बड़े इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक जो है इस लिहाज से कॉमनली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रीजनिंग के तौर पर। 4s की एनर्जी 3d से क्यों कम होती है, क्यों, क्या वजह है कि 4s जो है 3d से पहले फिल किया जाता है, एक तो ये। दूसरा, मैग्नेटिक बिहेवियर, यानी कोई एलिमेंट, कोई ट्रांजिशन एलिमेंट मैग्नेटिक कब होता है। तीसरी बात ये कि ज़्यादातर मैग्नेटिक कंपाउंड जो है या ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड कलर्ड होते हैं। तो यहाँ पर ये कलर्ड कंपाउंड कुछ नहीं भी होते, तो जो कलर होते हैं वो क्यों होते हैं और जो कलर नहीं होते वो क्यों होते हैं, तो उसका भी एक रीज़न यहाँ से पूछा जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस लिहाज से। स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना है और नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए हमारा। कोई कमेंट्स हो या कोई राय आपको जाननी हो या इस लेक्चर से मुतालिक, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसको आगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अस्सलाम वालेकुम।